Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का Radiant YouTube लर्निंग चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लेक्चर्स को आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस की थी हमने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस बड़े अच्छे तरीके से कर ली होगी। तो विदाउट एंड वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। अभिनंदन बैच में आपके सभी मेंटर्स जो हैं वो उनको जानते ही हैं, इनकी क्लासेस आप बैक टू बैक देख रहे हैं। और अब हम अपना स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्या रहेगा, क्योंकि देखो याद कीजिए हमने कुछ क्लासेस में अभी तक जो कवर किया है वो टेंसेस को कवर किया है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। और बीच में हमने क्वेश्चन टैग को बनाना क्यों सीखा था? क्योंकि क्वेश्चन टैग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ टेंस का पार्ट होता है, इसीलिए हमने उसको सीख लिया था। लेकिन अब हम फिर से टेंस पे आ रहे हैं और वन बाय वन, जैसे फर्स्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड हमने पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट, और आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बड़े अच्छे तरीके से। और इसी को एक और नाम दिया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। चाहे आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बोलिए चाहे सिंपल फ्यूचर बोलिए, बात एक ही होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब हमें इनकी टर्म एंड कंडीशन जो होगी वो पढ़नी होगी। देखिए, तो सबसे पहले एज यूजुअल, सबसे पहले हम कोई भी टेंस जब पढ़ेंगे तो हमें उसका क्या सीखना होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। तो फॉर्मेशन सीखनी है आपको सबसे पहले। तो व्हाट इज द फॉर्मेशन? व्हाट इज द फॉर्मेशन? फॉर्मेशन का मतलब होता है रूल मतलब स्ट्रक्चर, कि जो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ने जा रहे हो दिखने में कैसा लगेगा, किस तरह से आप उसको यूज करोगे। तो ध्यान दें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? एक होती है विल और एक होती है शेल। विल और शेल, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है आपको। विल और शेल में से कोई एक यूज करना है। और फिर आप ध्यान दें तो आप इसमें यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि प्लेन होनी चाहिए, उसमें कोई एस नहीं होना चाहिए। सिंपली आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। और लास्ट में आप हमेशा लिखते हैं ऑब्जेक्ट लिखते हैं लास्ट में माय डियर। आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म लिखनी है विल शेल के बाद। देखो, अब इससे एक बात समझ में आएगी कि जब हम इंडेफिनिट टेंस बैक टू बैक कर रहे हैं ना, तो हम पहले इंडेफिनिट को ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो कि मुझे आपको एक चीज सिखानी है कि अकॉर्डिंग टू द ग्रामेरियंस, जिन्होंने रूल्स बनाए हैं ग्रामर के, उनके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ही इंडेफिनिट के लिए बनाई गई है। देखो, अगर मुझे इस तरह से रखना है आपके लिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एक लिखूं मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप जानेंगे कि फर्स्ट फॉर्म हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की थी। सेकंड फॉर्म हम कब यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और जैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, दोबारा से कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ती है हमें? फर्स्ट फॉर्म। यानी इंडेफिनिट बनाने के लिए दो ही फॉर्म अलाउड होती है, एक तो फर्स्ट फॉर्म और एक सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के लिए, और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए दोबारा से क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म। बच्चे कहेंगे फिर सर इन दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा? दोनों ही फर्स्ट फॉर्म से बने हैं। यहीं पे एक बात समझ में आती है कि जहां जहां फ्यूचर होगा, सुन लीजिए ध्यान से, जहां जहां फ्यूचर होगा वहां वहां आपको फर्स्ट फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका? विल और शेल। विल और शेल दोनों में से कोई एक लगाना होता है आपको। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और फ्यूचर में फिर दोबारा से क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। बट इस बार हमें उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? विल और शेल लगाना है। इसको ध्यान से देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं यहां पे, क्योंकि आगे हमने सीखना है और कुछ। यहां पे देखिए, अब हम आगे इसकी कंडीशन सीखते हैं। जैसे हमने सीख लिया कि इसकी फॉर्मेशन ये है, तो आप सभी स्टूडेंट जानना चाहोगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल और शेल? विल और शेल में क्या अंतर है? तो आप देखें, तो विल और शेल को हम कैसे यूज करते थे? विल और शेल को यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा होता है? अगर आपका सब्जेक्ट लिखते हैं सिंगुलर नाउन,
कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जो काउंटिंग में कितने होते हैं? एक होते हैं। अगर मैं किसी भी नाउन की बात करूं और वो काउंटिंग में एक है, ठीक है, या फिर आपको लिखूं सिंगुलर और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। तो मैं अगर लिखूं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। हाँ, तो अब सब स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। विल और शैल में क्या अंतर होता है? तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, विल और शैल को यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से इसको यूज किया जाएगा। तो कैसे यूज करेंगे जरा देख लीजिए। अगर मैं कहूं कि अगर आप एक सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं? आई और वी से। किससे स्टार्ट करेंगे? आई और वी से। ऐसे मत देखो कि वो फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। आपको देखना चाहिए कि आई और वी से सेंटेंस को शुरू करते हैं तो हमें क्या यूज कर लेना चाहिए? शैल। हमें क्या यूज कर लेना चाहिए? शैल। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर आपका सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द निकलता है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं आपको। आई और वी को छोड़ करके रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट से अगर सेंटेंस शुरू करते हो, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, आपको हमेशा इनके लिए क्या लिखना पड़ेगा? इनके लिए लिखना चाहिए विल। विल को यूज करना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है कि आई और वी के साथ शैल लगाना चाहिए और बाकी सबके साथ क्या लगाना चाहिए? सब्जेक्टों के साथ विल। अब बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि जब भी हम इस टेंस को पढ़ाते हैं ना, तो एक डाउट यह आता है कि सर व्हाइल स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं इंग्लिश को, तो हम तो शैल को यूज ही नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं हम हमेशा। तो क्या रिटर्न में भी ऐसा होता है? देखो, हमें रिटर्न इंग्लिश पढ़नी है, फॉर्मल इंग्लिश पढ़नी है। हालांकि स्पीकिंग में इसको कोई मतलब नहीं बनता कि आप शैल यूज करो, आप विल से चलाओगे, क्योंकि स्पीकिंग में क्या होता है, हमें थॉट को समझाना है बस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ग्रामेटिकली कितना अच्छा है कितना गलत है, उससे इतना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में विल और शैल लिखा मिल सकता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक रूल क्या होता है। आई वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ क्या लगा दिया जाता है? शैल लगा दिया जाता है। और बाकी तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वो तो बिल्कुल सिंपल है। गो लिखोगे, टेक लिखोगे, अराइव लिखोगे, जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसको एज इट इज नोट कर दिया जाएगा। मेन चीज है कि विल और शैल को कैसे यूज करोगे, यही कंफ्यूजन आ जाता है। यही आपका क्या आ जाएगा? एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के मन में। देखिए जरा, अब जैसे मैंने आपको ये डील कर दिया ना कि विल और शैल में क्या अंतर है। अब समझो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं आपके सामने कि आई डैश टीच यू। एक तो मैं लिखता हूं आई डैश टीच यू, और एक मैं यूज कर लेता हूं आपके लिए शी डैश टीच यू। टीच यू, इस तरह से, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया आपके लिए। अब सोचो जरा कि आप शैल लगाओगे कि विल लगाओगे। तो डेफिनेटली अब बच्चे कहेंगे सर आई से स्टार्ट कर रहे हो तो हमें क्या यूज कर लेना चाहिए? शैल यूज कर लेना चाहिए। तो यहां तो शैल लिख जाएगा। लेकिन हम शी से स्टार्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो हमें क्या यूज कर लेना चाहिए? विल यूज कर लेना चाहिए। सिंपल इज दैट। ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है। बेसिक रूल कहता है कि आई और वी के साथ शैल लगा दो, बाकी सबके साथ विल लगा दो। इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये है, आप इसको समझना है। आपको ये मत समझो कि स्पीकिंग के लिए थोड़ी ना सीख रहे हैं हम अपने एग्जाम के लिए सीख रहे हैं। तो एग्जाम में ये पॉइंट आएगा, हो सकता है क्या लिखा मिले शैल, हो सकता है क्या लिखा मिले विल। आपको इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है मन में। चलो हमने मान लिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल है विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसे आपने बताया था सर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कहां यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को कहां यूज करते हैं, ऐसे ही ये भी तो पता होना चाहिए ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कहां यूज करते हैं। कौन सा ऐसा सेंटेंस होता है जहां फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया जाता है। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं वेयर टू यूज। ठीक है, वेयर टू यूज, कहां यूज करें। तो देखो हम लिखते हैं वेयर टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
कहां यूज करें इसको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहां पे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करने की नीड पड़ेगी, इस बात को अब हमें क्लियर करना है। देखो, आप सबसे पहला पॉइंट नोट करें कि जहां फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे हम इसको यूज करते हैं प्लानिंग के लिए। जब हमें फ्यूचर की कोई प्लानिंग शो करनी होती है तो प्लानिंग को शो करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, इंटेंशन। इंटेंशन, अगर हमें कोई इंटेंशन प्रेजेंट करनी है, कोई मन की फीलिंग है उसको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो प्लानिंग बताने के लिए, इंटेंशन बताने के लिए, या फिर कह सकते हैं फ्यूचर की कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए। फ्यूचर की कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, अगर आपको फ्यूचर का कोई इंफॉर्मेशन देना है तब भी आप क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, एक ऐसा पॉइंट है जो खास पॉइंट है, उसको बोलते हैं श्योर टू हैपन। श्योर टू हैपन। श्योर टू हैपन का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो फिक्स है, वो होगा ही होगा, ठीक है, नोबडी स्टॉप इट, कोई इसको रोक नहीं सकता। ऐसा सेंटेंस जो हमेशा श्योर है कि होगा ही होगा और फ्यूचर की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको कौन सा टेंस लगाना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कर लेना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जहां पे कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, फ्यूचर टेंस। एक प्लानिंग दिखाने के लिए, इंटेंशन दिखाने के लिए, फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए और श्योर टू हैपन के लिए। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर बोल दीजिए इसको। अब बच्चे कह रहे हैं सर कुछ एग्जांपल्स दो, उससे थोड़ा और आइडिया मिलेगा। देखिए जरा ध्यान से, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, एक सेंटेंस में बोलता हूं कि चलो आई डैश मीट यू टुमारो। इस तरह से एक सेंटेंस कि मैं आपको कल मिलूंगा। अब देखो, मैं आपको कल मिलूंगा तो ये मेरी प्लानिंग भी हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, ये मेरा इंटेंशन भी हो सकता है, या मैं आपको फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये भी तो हो सकता है। तो देखा जाए सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पर क्या ये श्योर टू हैपन है? क्या पक्का ही मैं आपको कल मिलूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है मैं मना कर दूं। इसीलिए इसको इस पॉइंट में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऊपर के तीनों पॉइंट हैं, इसीलिए फ्यूचर टेंस बनाना होगा। और आई के अकॉर्डिंग चले तो हमें क्या लेना चाहिए, शैल, बेसिक रूल के हिसाब से। और मीट का आप क्या लिख देंगे, मीट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का तो फर्स्ट फॉर्म लिखना है, विदाउट एससीएस, प्लेन फॉर्म लिखनी है। तो आई शैल मीट यू टुमारो, इस तरह से बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, आगे देखिए। देखो, अब मैंने लिखा आई शैल मीट यू टुमारो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं लिखूं प्रिया डैश बी 20 years old in 2024। इसका मीनिंग क्या है कि प्रिया 2024 में 20 वर्ष की हो जाएगी। अब सोचो जरा, क्या ये मेरी प्लानिंग है? नो। इंटेंशन है? नो। फ्यूचर इंफॉर्मेशन है? अरे हां, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन साथ साथ ध्यान रखो, सबसे मेन बात क्या है, ये श्योर टू हैपन, फिक्स है कि ऐसा होगा ही होगा। अब ऐसा हो सकता है कि क्या वो कहे कि प्रिया 20 इयर्स की नहीं होगी? रोक सकते हो क्या आप? अब बच्चे कहे सर अगर वो रूम में बंद हो गई तो? अरे फिर भी हो जाएगी भाई, किसी की एज कैसे रुक सकती है? ये तो फिक्स होगा, ये पक्का है, इसको रोक ही नहीं सकता है कोई। ऐसे सेंटेंस को ही बोलते हैं श्योर टू हैपन, वो होना ही है, फिक्स है वो। ठीक है, अब मान लो हम बोले कि लोग अगले साल दिवाली मनाएंगे, तो डेफिनेटली मनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। ठीक है, इसका मतलब है ऐसे सेंटेंस को बोल दिया जाता है श्योर टू हैपन, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। तो यहां प्रिया के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और प्रिया आई वी के अकॉर्डिंग नहीं आएगी तो क्या लिखेंगे, विल, और बी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखी हुई है, तो क्या बन जाएगा, प्रिया विल बी 20 years old in 2024। इस तरह से बनाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपको चलना पड़ेगा। तो देखो, आई और वी के साथ शैल लगाओ, बाकी सबके साथ विल लगाओ। कहां फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं, प्लानिंग दिखाने के लिए, इंटेंशन दिखाने के लिए,
फ्यूचर की इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर कह सकते हैं श्योर टू हैपन, जो होना बिल्कुल फिक्स है, उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में देखो क्या करेंगे हम। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारे पास रूल है, लेकिन ना इस रूल को देखते ही हम सभी स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं कि ना कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आई और वी के साथ शेल नहीं लिखा होता, विल लिखा होता है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लिखा होता है, कभी कभी शेल लिखा होता है। तो सर ऐसा क्यों? आपने बोला कि आई वी के साथ तो क्या लगाना चाहिए, शेल, लेकिन बुक्स में लिखा भी होता है, स्पीकिंग की बात नहीं हो रही है, लिखा भी होता है आई वी के साथ क्या लगा होता है, विल लिखा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसीलिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक रूल लिखा था मैंने, एक इसका एडवांस रूल होता है। एडवांस रूल बोलो चाहे उसको बोल सकते हो अपोजिट रूल, पर मैं अपनी लैंग्वेज में उसको बोल देता हूं अपोजिट रूल। क्या बोलता हूं मैं इसको? अपोजिट रूल। अपोजिट क्या मतलब क्या? अपोजिट इसलिए बोल रहा हूं, यानी जहां लगाना होता है विल शेल, सॉरी जहां लगाना होता है विल, वहां क्या लगा दिया जाएगा, शेल, और जहां शेल लगाना होता है वहां क्या लगा दिया जाएगा, विल। यानी अगर मैं देखूं कि मैं आपको बोल रहा था आई और वी अगर सब्जेक्ट हो तो आपको क्या यूज करना चाहिए डियर? आप कहेंगे सर शेल, नहीं, अब उल्टा चलना है, अपोजिट रूल, यानी आपको क्या लगाना पड़ेगा, विल लगाना पड़ेगा। यही खास बात है इसकी। हां, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, अगर मुझे कोई रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दिखाने होते थे तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ मैं क्या लगाता था, विल, लेकिन अब क्या लगाना होगा, शेल लगाना होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चे कहेंगे सर अपोजिट रूल लगाएंगे कहां, क्या पॉइंट बदल जाएंगे? नहीं, पॉइंट तो वही रहेंगे, लेकिन ध्यान देना कि उन पॉइंट्स के अंदर कुछ बातें आपको खास नजर आएंगी। कौन कौन सी बातें खास नजर आएंगी, देखना ध्यान से कि कुछ पॉइंट्स हेल्प करेंगे हमारी। अगर एक सेंटेंस में आपको थ्रेट दिखाई देता है, थ्रेट का मतलब क्या होता है? थ्रेट को बोलते थे वार्निंग। अगर मैं किसी सेंटेंस में क्या शो कर रहा हूं, वार्निंग शो कर रहा हूं, तो वार्निंग के लिए हम कौन सा फ्यूचर रूल यूज करते हैं, अपोजिट। अपोजिट का मतलब आई वी के साथ विल लगाना है, बाकी सबके साथ शेल लगाना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होता था डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है सर? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा, कि कुछ करने का पक्का इरादा सेंटेंस में नजर आता है, तब भी हम कौन सा रूल यूज कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपोजिट रूल। और क्या हो सकता है सर? आप कभी कभी सेंटेंस में क्या करते हैं, प्रॉमिस, वादा, और सब जानते हैं वादा तो टूट जाता है, पर आपका वादा नहीं टूटना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। इस बार आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना है आप सबको। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना है, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर एक सेंटेंस फ्यूचर में शो होते हैं तो आपको कौन सा रूल यूज करना होता है, अपोजिट, और ये एग्जाम का पॉइंट बन जाता है हमारे सामने। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चे कह रहे सर एग्जांपल दो तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो एग्जांपल क्या है, फिर एग्जांपल देखिए, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर मैं लिखता हूं आई डैश किल यू, आई डैश किल यू, और मैं यहां पे भी ब्रैकेट कर देता हूं इस तरह से, आपको याद रहे। अब देखो पहली चीज, चलो फ्यूचर भी छोड़ो, अभी तक के हमारे कितने टेंस हो चुके हैं, 3 टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। हम देखते हैं कि क्या इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। तो देखो क्या मीनिंग आएगा। देखो अगर मैं बोलता हूं आई किल यू, और मैंने यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली, तो याद करो फर्स्ट फॉर्म का मतलब था रूटीन एक्शन, डेली किए जाने वाले काम। जहां फर्स्ट फॉर्म लिखा होता है ना कहीं पे भी, उससे पता चलता है कि वो रूटीन एक्शन है, रूटीन एक्शन। तो मैं बोलता हूं आई किल यू, इसका मतलब है मैं रोज तुम्हें जान से मारता हूं। इज इट पॉसिबल कि मैं रोज तुम्हें जान से मार दूंगा? आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये रूटीन में कैसे हो सकता है कि रोज किसी इंसान को मारा जाए? क्या थोड़ा थोड़ा मारेंगे? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, तो यानी ये तो गलत हो जाएगा, रूटीन तो बन नहीं सकता। अब बच्चे कह रहे सर सेकंड फॉर्म लगा दो, आप किल नहीं किल्ड लिख दो। अगर मैं बोलूं आई किल्ड यू, मैंने आपको जान से मारा था, अरे मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैंने आपको पास्ट में जान से मारा था?
क्योंकि वो तो जो आप जिसको मार ही दिया उसको कैसे बोल सकते हैं बात। इसका मतलब पास्ट में भी सही नहीं। हां, ये मेरी इंटेंशन हो सकती है, मेरी डिटर्मिनेशन हो सकती है, और सबसे खास बात, मैं इस सेंटेंस में क्या कर रहा हूं, थ्रेट, वार्निंग दे रहा हूं कि मैं आपको जान से मार डालूंगा। इस सेंटेंस को किस में बनाया जाएगा, फ्यूचर में। और फ्यूचर का कौन सा रूल बनेगा, ऑपोजिट, क्योंकि इसमें क्या है, थ्रेट है, वार्निंग है। आप आई शैल कैसे बोलेंगे, सोचो जरा, आई शैल किल, अच्छा लगेगा, आई शैल किल यू, कोई लगेगा, ऐसे देखने में लगेगा आपकी बात में मजबूती नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए ऐसे सेंटेंस में शैल नहीं लिखा जाता, हम इसमें क्या लिखते हैं, विल लिखते हैं। आई विल किल यू ऐसे होना चाहिए, आई विल किल यू ऐसे ही लिखा जाता है सेंटेंस, क्योंकि यहां पे कौन सा रूल काम कर रहा होता है, फ्यूचर का थ्रेट होता है इसमें। थ्रेट का मतलब वार्निंग होती है, और वार्निंग में क्या बन जाता है, अपोजिट रूल बन जाता है। अब बच्चे कह रहे सर डिटर्मिनेशन का भी कोई एग्जाम्पल दे दो, तो देखो डिटर्मिनेशन का, डिटर्मिनेशन में जैसे कभी कभी हम बोल देते हैं कि आई डैश ट्राई माई बेस्ट, माई बेस्ट, देखो आई ट्राई माई बेस्ट टू क्रैक द एग्जाम दिस ईयर। कोई स्टूडेंट बोलता है कि आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे दूंगा। अरे अगर वो कहता है मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, तो ये तो डिटर्मिनेशन है, उसका पक्का इरादा है, और पक्का इरादा है तो क्या बोलेगा, आई शैल ट्राई माई बेस्ट, नहीं होगा आई शैल। आई और वी के साथ क्या लेना पड़ेगा, विल। इसीलिए हम ऐसे सेंटेंसेस में क्या बोल देते हैं, विल। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रैक द एग्जाम दिस ईयर। ऐसा होना चाहिए कि इस बार मैं एग्जाम क्रैक करने की पूरी कोशिश करूंगा, अपना 100% दे दूंगा। दैट्स वाई आई के साथ क्या लगाना चाहिए, विल। शैल लगाने से गलत हो जाएगा। वैसे कोई फर्क नहीं होता नॉर्मल रूल में। देखो ध्यान देना, जब ये नॉर्मल रूल की बात आती है तो ये एक माइनर सा एरर माना जाता है, वीक एरर, कि विल और शैल एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, पर हमें रूल पता होना चाहिए। एग्जाम में नॉर्मल सेंटेंसेस में विल लिखो के शैल लिखो से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बात आती है अपोजिट रूल की, थ्रेट की, डिटर्मिनेशन की, प्रॉमिस की, तो उस जगह पे अगर आई के साथ आप शैल लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। यानी अगर मैं यहां लिख देता हूं ना, आई शैल ट्राई माई बेस्ट, तो ये एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग गलत माना जाएगा। इसीलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दो सेंटेंस फिर से देखते हैं। देखिए, एक लिख रहा हूं मैं, आई डैश टीच यू टुमारो, इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस तो ये है, ठीक है। और एक सेंटेंस लिखता हूं, डेफिनेटली कॉमा आई डैश टीच यू टुमारो। अब बड़े ध्यान से देखिए आप, देखो दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, और दोनों में कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिस का सेंस बनेगा। देखो कि मैं बोल रहा हूं आई टीच यू टुमारो, मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको। लेकिन हम सेंटेंस के थॉट से नहीं समझ पा रहे हैं। देखो कहां आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हमारा प्रॉमिस है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा डेफिनेटली आई टीच यू, पक्का ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसमें किसका सेंस आ रहा है, प्रॉमिस का। तो यहां एक नॉर्मल रूल लगाना पड़ेगा आपको, शैल टीच। अब क्योंकि नॉर्मल रूल है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं शैल लिखूं कि विल लिखूं। आई शैल टीच यू टुमारो, ये भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर मैं लिखता हूं आई विल टीच यू, तो भी ठीक माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां, लेकिन जैसे ही मैंने देखना डेफिनेटली लिख दिया मैंने, डेफिनेटली, कभी कभी राइटर क्या लिख देता है, डेफिनेटली की जगह श्योरली, पक्का ही, कभी कभी सर्टनली, निश्चित ही। ऐसे वर्ड्स का जब वो यूज करता है राइटर, तो इससे ये सेंस बनती है कि ये प्रॉमिस है, पक्का प्रॉमिस है। दैट्स वाई आई के साथ हमें विल लगाना चाहिए, शैल लगाना यहां पे गलत माना जाएगा। यहां तो दोनों ठीक थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या लिखना चाहिए आपको, विल लिखना चाहिए। इसी तरह से इसको डील किया जाएगा, और इसी को बोलते हैं अपोजिट रूल। ध्यान से देख लीजिए, अपोजिट रूल किसको बोलते हैं, तो अपोजिट रूल बोला गया थ्रेट को, डिटर्मिनेशन को और प्रॉमिस को।
ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि आज की क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की सारी कंडीशन को सीख लिया, उसका बेसिक रूल भी पढ़ लिया, कहां यूज करना है वो भी पढ़ लिया, और इसका अपोजिट रूल कैसे हमारे सेंटेंस पे इफेक्ट डालता है वो भी हमने पढ़ लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब और देखिए, अब जैसे कि हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो आपने नेगेटिव बनाया था, जब आपने पास्ट इंडेफिनिट बनाया तब भी आपने क्या किया था, आपने नेगेटिव बनाया होगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाए होंगे। तो क्या इसके लिए कोई डिफिकल्टी है बनाने की? बिल्कुल भी नहीं है। वहां आपको डू डज सीखना था, डिड सीखना था, लेकिन यहां तो ऑलरेडी रूल के अंदर हमारे पास विल शेल है, तो आप विल शेल का यूज करके ही नेगेटिव बना दोगे, विल शेल का यूज करके ही क्या बना दोगे, उसका हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल लूंगा मैं, ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि आप सब इसको अच्छे से जान चुके हो। जैसे देखिए हम लिखते हैं प्रिया विल हेल्प मी टुमारो। ठीक है, प्रिया विल हेल्प मी टुमारो, ये ऐसे सेंटेंस को आप क्या बोलते थे? मुझे लगता है आपने ऐसे ही सेंटेंस को बोला था अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव का ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो देखो ना, नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, और यहां पे हेल्प हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, उसको हेल्प करने के लिए क्या लिखा है हमने, विल। तो ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमें अगर नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को ही नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया जाता है। तो इस विल को हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल नॉट हेल्प का हेल्प लिख दिया, और मी का हमने मी यूज कर लिया, और टुमारो का टुमारो यूज कर लिया, एज इट इज नोट कर दिया, बिल्कुल सेंटेंस बन गया हमारा। इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, कितना आसान है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसी को नोट लगा सकते हो आप। हाँ, अब बच्चे कह रहे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? अरे क्वेश्चन भी तो बनाना आसान है। इस विल को पहले नंबर पे लिखोगे तो हम विल से सेंटेंस को शुरू कर दें, अगर विल से शुरू कर दें और यहां पे फिर सब्जेक्ट लिखे प्रिया, विल प्रिया हेल्प मी टुमारो, हेल्प मी टुमारो। इस तरह से, अगर इस तरह से बना दिया जाए ना तो आप ध्यान दें तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। ये हमारा क्या बन चुका है, क्वेश्चन बन गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो विल प्रिया हेल्प मी टुमारो, क्या प्रिया कल मेरी हेल्प करेगी? इस तरह से इसका सेंस बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब बच्चे कह रहे सर डब्ल्यूएस फैमिली वाला वर्ड भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब मैं बोलूं कि वो मेरी हेल्प क्यों करेगी, वाई, वाई, अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, वाई विल प्रिया, प्रिया से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है क्वेश्चन बनाने के लिए। वाई विल प्रिया हेल्प मी टुमारो, कि वो कल मेरी हेल्प क्यों करेगी। इस तरह से हमें इसको भी बना दिया क्वेश्चन। ये था यस नो वाला क्वेश्चन, या नॉर्मल क्वेश्चन बना हुआ है डब्ल्यूएस फैमिली वाला वर्ड, कोई भी वर्ड ले लो, हमने वाई ले लिया आपके लिए। तो इसका मतलब है प्रिया हेल्प करेगी, इसका मतलब नहीं करेगी, इसका मतलब क्या, प्रिया हेल्प करेगी, और इसका मतलब वो क्यों करेगी हेल्प, वाई, रीजन। और रीजन को दिखाने के लिए हमने क्या वर्ड यूज कर लिया था, वाई। अब बच्चे कह रहे सर आप एक चीज और मिस कर रहे हो अभी, क्या था, क्वेश्चन टैग। जो आपने बोला था टेंस का पार्ट है, जो आपने सिखा भी दिया, तो जरा चेक कर लें, कभी भूल ना गए हो आप। तो जरा बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, कि प्रिया विल हेल्प मी टुमारो। इसकी अगर मुझे क्वेश्चन टैग बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो जरा, प्रिया विल हेल्प मी, और आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा है, विल, और विल अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे विल का ही तो यूज करोगे, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान देना, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव, और इसीलिए नेगेटिव है तो विल को नहीं लिखना। आप लोग क्या करते हो, विल का नेगेटिव बनाते हो, विलेंट नहीं होगा, विलेंट नहीं होता है, वॉन होता है। तो वॉन से बनता है वॉन्ट, और सब्जेक्ट प्रिया है तो प्रिया के रिस्पेक्ट में लिख दिया जाएगा शी, हर मत लिखना, सब्जेक्टिव वर्ड लिखना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बनाना है। अब चला, अब देखो पॉजिटिव का बना दिया, जरा नेगेटिव का बना के देख लो, कैसे बनाते थे,
प्रिया विल नॉट हेल्प मी टुमारो, तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव का तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव बनाया जाएगा तो आपको क्या लिखना चाहिए, विल। नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, और प्रिया की रिस्पेक्ट में फिर से क्या लिख दिया जाएगा, शी। तो क्या बन जाएगा, विल शी। इस तरह से क्या बन जाएगा, इस तरह से उसका क्वेश्चन टैग भी बन जाएगा, बड़े आराम से बना सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखो ना आज की क्लास में अब क्या क्या कर लिया हमने। मुझे लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट के जो डाउट्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाने चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो फिर से मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूं सो दैट नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए हम। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलो चाहे सिंपल फ्यूचर बोलो, बात तो एक ही है। ओके डियर स्टूडेंट, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन का मतलब होता है रूल। रूल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले किसको स्टार्ट किया जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल और शैल में से आपके पास एक ऑप्शन होता है, हमेशा कोई एक लगाते हैं। तो इसको बताया गया आपको कि आई और वी अगर सब्जेक्ट होता है तो हमें क्या लगाना चाहिए, शैल लगाना चाहिए। लेकिन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आई और वी नहीं होना चाहिए। अगर आई वी नहीं है तो हमें क्या लगाना चाहिए, विल लगाना चाहिए। और विल शैल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस नहीं लगाना, कोई आईएनजी मत लगाना, विल शैल, क्योंकि मोडाल का रूप होता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस तरह से बेसिक रूल हो गया। एग्जांपल लिखा आई शैल और शी विल, ये समझाने के लिए कि विल और शैल में क्या अंतर है। फिर आपके मन में डाउट आया कि सर कहां फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे, वो बता दो। तो हमने लिखा वेयर टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कभी अगर सेंटेंस में प्लानिंग शो करनी हो, इंटेंशन शो करना हो, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन शो करनी हो, या फिर ऐसा एक्शन जो श्योर टू हैपन है। श्योर टू हैपन का मतलब ऐसा काम जो होना फिक्स है, तय है फ्यूचर के लिए, उसको बना दिया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आई शैल मीट यू टुमारो, और एक लिखा प्रिया विल बी 20 years old in 2024। दैट मीन्स वो फिक्स है, वो पक्का होगा, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है श्योर टू हैपन। फिर आगे देखो, फिर हमने देखा कि बच्चे कह रहे थे कि सर हमने कभी कभी ऐसा भी पढ़ा है कि आई और वी के साथ हमने पढ़ा है कि क्या लिखा होता है, विल लिखा है। तो उसका जवाब मैंने आपको क्या दिया, उसका जवाब यह है कि अपोजिट रूल लग जाता है वहां पे। अपोजिट यानी पॉइंट्स तो वही रहेंगे, पर उस पॉइंट्स के अंदर जैसे इंटेंशन भी हो सकती है, प्लानिंग भी हो सकती है, पर उसी के अंदर क्या क्या हो जाता है, थ्रेट। थ्रेट का मतलब वार्निंग, चेतावनी। डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल मतलब पक्का इरादा, और प्रॉमिस का मतलब वादा, जो वादा भी किया जा सकता है सेंटेंस के अंदर। तो ऐसे पॉइंट्स आएंगे ना, तो आई और वी के साथ क्या लगाया जाएगा, विल, और बाकी सबके साथ क्या लगा दिया जाएगा, शैल लगा दिया जाएगा। अब देखो जरा, आई किल यू, तो ये तो थ्रेट है, वार्निंग है। अगर ये वार्निंग है तो आई के साथ क्या लगाना चाहिए, हमें विल लगाना चाहिए, शैल लगाते ही गलत हो जाएगा। फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट के आई शैल माई ट्राई माई बेस्ट, हम क्या लिखेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू करेक्ट द एग्जाम, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर क्या दिखाई दिया, डिटर्मिनेशन। फिर आई शैल या आई विल टीच यू टुमारो, कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, तो यहां फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर की बात हो रही है तो आई शैल लगाएं कि आई विल लगाएं। हमें ऐसे सेंटेंसेस में कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सेंटेंस को पढ़ने से ना तो डिटर्मिनेशन दिखाई दिया हमें, ना ही कोई थ्रेट है, इसका मतलब ही नॉर्मल सेंटेंस है फ्यूचर का। अब देखो, डेफिनेटली, श्योरली, सर्टनली, अगर ऐसे वर्ड मैं यूज करूंगा तो डेफिनेटली मुझे क्या करना चाहिए, आई विल लगाना चाहिए, आई शैल गलत हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखो, फिर हमने एंडिंग कैसे करी कि अगर एक सेंटेंस को अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब तो पहले से लिखा है विल। विल को नॉट लगा के ही उसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और विल को अगर हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो उससे बन जाएगा क्वेश्चन, और इसी तरह से डब्ल्यूएच फैमिली का भी क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे मेन चीज क्या थी, क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव की बनती है, नेगेटिव की। तो पॉजिटिव की क्या बनी, विलेंट तो नहीं बनी, वॉन्ट बनी, और नेगेटिव की क्या बनी, विल शी। इस तरह से हमें डील करना होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने आपको बताया है, आप बड़े अच्छे तरीके से इसको तैयार कर पाओगे, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट के डाउट से कहां लगाना चाहिए, आप बड़े अच्छे से इसको समझ पाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आज की क्लास में ये टेंस कवर हो गया है फ्यूचर इंडेफिनिट, और आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।